वेलकम फ्रेंड्स। एमपीपीएससी मेंस उत्तर लेखन सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्क्राइब किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तर वैदिक सभ्यता तथा जैन और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, उत्तर वैदिक अवस्था से क्या अभिप्राय है? इस काल के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आपको बताना होगा उत्तर वैदिक अवस्था क्या है, अर्थात उत्तर वैदिक अवस्था का अर्थ क्या है। ये वैदिक सभ्यता से बाद की अवस्था है और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए ये आपको बताना होगा। इसके बाद इसमें दिया है इस काल के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। आपको बताना होगा जो हम उत्तर वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम किन स्रोत के आधार पर कर रहे हैं, तो उन स्रोत का आपको वर्णन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक पद्धति का वर्णन करें। उत्तर वैदिक काल और उसकी राजनीतिक पद्धति आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले आप आपके आंसर में क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंट्रो देंगे, बॉडी देंगे, कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में आपको क्या देना होगा, उत्तर वैदिक काल की परिभाषा, जो उत्तर वैदिक काल है इसका इंट्रो देना होगा। इसके बाद बॉडी में आप क्या करेंगे, राजनीतिक पद्धति का वर्णन कर देंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक पद्धति किस प्रकार की थी। इसका वर्णन देते हुए आप इसे कंक्लूजन कर दे सकते हैं इसमें और आपका आंसर समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझने को करते हैं कि क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से कैसे भिन्न था, मूल्यांकन करें। अब अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को समझें तो इसमें यह दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल से भिन्न कैसे रहा है ये बताना रहेगा, अर्थात इन दोनों कालों की आपको तुलना करनी होगी। तो आपको तुलना किन किन आधार पर करनी है ये आपको पहले सोच लेना चाहिए, अर्थात आपको सामाजिक स्थिति बतानी होगी, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। इस प्रकार आप उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में भिन्नता बताते हुए इसका मूल्यांकन करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति अच्छी थी या वैदिक काल में अच्छी थी। इस तरह से आप मूल्यांकन करेंगे दोनों काल का और आप अपने आंसर को लिख सकते हैं इस प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हूँ, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन का वर्णन करें। इसमें आपको क्या करना है, उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक संगठन था उससे वर्णन करना होगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे इसका, अब फिर बॉडी में आप लिखिएगा कि सामाजिक संगठन कैसा था, अर्थात समाज कितने भागों में विभाजित था। जैसे 4 वर्ण थे समाज में, ब्राह्मणों का महत्व ज़्यादा था जैसे, और सामाजिक संगठन अर्थात परिवार में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो आप ये बताते हुए आप सामाजिक संगठन का वर्णन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल के समाज में ब्राह्मणों का महत्व क्यों बढ़ा। तो इसमें बताना होगा कि समाज जो था उसमें ब्राह्मणों का महत्व धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। पहले जैसे ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का उतना महत्व नहीं था जितना हम उत्तर वैदिक काल में पाते। तो ऐसा क्या कारण थे जो ब्राह्मणों का महत्व इतना बढ़ गया। यज्ञ कर्मकांड बढ़ने लगे, राजाओं को जो है राजा जो है ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अनुदान देने लगे उन्हें। शूद्रों का महत्व फिर वो कम होने लगा, शूद्रों बहुत ही नीची जाति के मानने लगे। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि ब्राह्मणों का महत्व क्यों बढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, जैन और बौद्ध धर्म। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश क्या क्या थे, भारतीय समाज पर इन उपदेशों का क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको बताना होगा बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म के पहले आपको उपदेश लिखने हैं कि प्रमुख उपदेश कौन कौन से दिए हैं बौद्ध धर्म में, और साथ ही आपको लिखना होगा कि इन उपदेशों का भारतीय समाज जो था, जो उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा था भारतीय समाज, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इन उद्देश्यों का क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही आपको इसका वर्णन करना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन उपदेश जैसे मैं बताती हूँ आपको, अहिंसा जैसे था कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए,
जबकि यज्ञ में बलि दी जाती थी पशुओं की, तो उस पर प्रभाव पड़ा। जैसे राजा बलि कम देने लगे और फिर इससे क्या हुआ, जो पशुधन है उनकी वृद्धि हुई। तो आपको ये सकारात्मक प्रभाव था। ये आपको सकारात्मक प्रभाव भी लिखने हैं, साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हुआ हो तो आपको वो भी लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारतीय साहित्य और कला में बौद्ध और जैन संप्रदायों के योगदान का वर्णन करें। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको करना है भारतीय साहित्य और कला। ठीक है, ये दो आपको दिए हैं, भारतीय साहित्य और कला। इसमें बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, इन दोनों ने क्या योगदान दिए हैं, अर्थात बौद्ध संप्रदाय ने भारतीय साहित्य में अगर कुछ योगदान दिया तो वो लिखना है, साथ ही कला में कोई योगदान दिए हैं। जैसे कला में हम देखते हैं बौद्ध के बड़े बड़े स्तूप हैं। एक बहुत ही गांधार शैली में अगर हम देखें तो बौद्ध के आप मूर्तियाँ देख सकते हैं। तो ये एक क्या हो गई, कला में एक योगदान हो गया। तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है, भारतीय साहित्य और कला में बौद्ध संप्रदाय का योगदान, तो आप भारतीय साहित्य में योगदान लिखिए, कला में योगदान दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, जैन संप्रदाय का योगदान इन दोनों में लिखिएगा। तो इसे आप सेपरेट करके लिखिएगा। ठीक है, तो आप पूरा उसे मिक्सचर मत कर दीजिएगा कि बौद्ध और जैन संप्रदायों को आप मिक्स कर दें। पहले आप बौद्ध धर्म के लिखिए, फिर जैन संप्रदाय का योगदान लिखिए, तो आपका बहुत ही अच्छे से आंसर लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जैन धर्म का विभाजन। इसमें आपको देना है जैन धर्म का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, किस कारण से हुआ और कितने भागों में विभाजन हुआ, और उन भागों का आपको वर्णन करना होगा, कौन कौन से भाग थे इसके विभाजन हुआ। तो ठीक है, तो ये आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या क्या कारण थे। तो आपको देना होगा बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, अर्थात जो बौद्ध धर्म था वो जैन धर्म से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रसार हुआ, तो उसका कुछ कारण तो होंगे। तो आपको इसे भी पॉइंट वाइज अच्छे से 6-7 पॉइंट दे करके लिखना है कि जैसे राजाओं ने इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया, जैसे हर्ष ने किया, हर्षवर्धन ने, फिर अशोक ने किया था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था बौद्ध धर्म का। तो आपको ये बताना होगा बौद्ध धर्म का। और बहुत से संपोषक हुए हैं इसके, और जो राजदूत थे वो विदेशों में भी गए हैं, तो बौद्ध धर्म का प्रसार वहाँ तक भी हुआ था। तो ये कारण थे इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार के। क्वेश्चन में हमें क्या बताया, तीसरी बुद्ध संगीति के बारे में बताना होगा कि तीसरी बुद्ध संगीति में जो बुद्ध था, बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा था, कि कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में हमारी तीसरी बुद्ध संगीति हुई, क्या कौन अध्यक्ष थे, इसका क्या परिणाम हुआ, बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, वो बताना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में, और ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।